हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका अपनी सीरीज़ में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। मेरा नाम है शाहरुज़। आप जुड़ चुके हैं फार्मेसी इनसाइट यूट्यूब चैनल से। आई होप आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आपको अगर कोई भी ज़रा सी भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट करके। तो हमने पिछली वीडियो में अपना पढ़ा था सेल चैप्टर। सेल के बारे में हमने अलग अलग तरह की चीज़ें डिस्कस की थी। तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सेल। सेल होता क्या है, सेल के टाइप्स कितने होते हैं, और सेल के फंक्शंस के बारे में अलग अलग हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबकी हमने बात की थी और सबको डिटेल में पढ़ा था। अगर हम आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए। अगर आप उसको वीडियो को देखेंगे पूरा तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये वाला चैप्टर जो है इस वाले टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमने अपने सेल को स्ट्रक्चरली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहला हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके सारे स्पेसिफिकेशन, सारी हमने फंक्शंस वगैरह के बारे में बात करी थी, स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, राइबोसोम्स के बारे में, एंडोप्लाज्मी और सारे ही ऑर्गेनेल्स के बाद में पढ़ते पढ़ते हम न्यूक्लियस तक पहुंचे थे। और न्यूक्लियस के बारे में पढ़कर हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था, प्रोक्सिसोम के बारे में पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर जाने देती है और एंट्रेंस एग्जिट करने देती है। अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। तो वो कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है और उसके स्ट्रक्चर की बात भी हमने पूरे में की थी। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। तो आई होप आपको पिछली वीडियो देखकर समझ आया होगा सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होते हैं। जैसे कुछ जो हमारे सेल को ज़रूरत है, जो उसको नीड है, वो चीज़ें जाएंगी अंदर, और जो नहीं है वो नहीं जाती हैं। जितने मतलब जो जा सकती हैं वो जाएंगी, जो नहीं जा सकती वो नहीं जाएंगी। उसका मतलब है सिलेक्टिवली परमिएबल है वो। ठीक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा जो मतलब ट्रांसपोर्ट हम किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मेन जो ग्लूकोज वगैरह और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं खाने के, वो हमारे पेट में जाते हैं। सब खाना जाता है, ब्रेक डाउन होता है खाना, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस तरह से कुछ जो ब्लड वेसल्स वहाँ से गुजरती होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पेट हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक में खाना पड़ा है ये। तो इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इधर जाते हैं, और इसमें क्या है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इस सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन। अब वो हमें देखना है क्या कैसे आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो वो इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए और ग्लूकोज आ गए। अब आपको पता है मेजरली मेनली जो खाना है, हम जो खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो पहुंचना कहाँ पर है। एट द एंड वो सारा ही न्यूट्रिएंट पहुंचना है हमारे सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी जनरेट करती है, पिछली वीडियो में हमने देखा एटीपी जनरेट करती है। उसका मेजर फंक्शन है कि एटीपी को जनरेट करना है, एनर्जी बनाना बॉडी के लिए। अब एक एक सेल में एनर्जी होगी तभी तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर पाएगी, वरना हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। इसलिए सारा ही जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, जितना भी ग्लूकोज वगैरह जो हमने खाना खाया उससे मिला, वो सारा पहुंच जाता है कहाँ पर, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है। अगर आप बीमार वगैरह होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल लगा देता है। इसलिए लगाता है क्योंकि वो सारा ग्लूकोज कहाँ जाएगा आपकी बॉडी के, वो डायरेक्टली ब्लड में दे दे रहा है। उसको आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। उस केस में क्या हो रहा है, वो बोतल का जो फ्लूइड है वो सारा जा रहा है ब्लड में, और ब्लड से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, सेल्स के अंदर, सेल्स में जा रहा है, वहाँ पे हो रहा है। तो इस ब्लड के ज़रिए यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स हैं। इन सेल्स में ये जो है वो कैसे पहुंचेगा, इसको हमें इसके अंदर देखना है। ये हमारी जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, तो इसमें से ये कैसे मतलब क्रॉस करके पहुंचेगा, सेल मेम्ब्रेन को किस तरह से क्रॉस करेगा, और कैसे इस सेल के अंदर एंट्री करेगा, इस सारी बात को हमें इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर देखना है। चैप्टर तो फर्स्ट चल रहा है अभी। ये जो यूनिट है बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना,
उसे ही ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ का न्यूट्रिएंट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आयन हो सकता है जो खाने में से हमें मिला है, खाना खा के मिला है, वो कैसे सेल के अंदर तक पहुंचेगा उसकी बात करने के लिए हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो आई होप इतना समझ आया। मोशन ऑफ द सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल, वही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मोशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए और सेल के बाहर आने के लिए, कोई वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर बन गया है उसको बाहर आने के लिए और अंदर जाने के लिए जो भी मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आपको सेल मेम्ब्रेन पता है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब ये होता कितने टाइप से है इसकी बात करते हैं। हमें पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से वो बनी है, जो हमने पहले देखा था उसका स्ट्रक्चर, उसमें हमें पूरा समझ में आया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। और कुछ वो दिखने में इस तरह से होती है, ये रही, कुछ दिखने में वो इस तरह की होती है। यहाँ पर जो होती है ये है फॉस्फेट के, जो यहाँ पर हेड है वो फॉस्फेट का होता है, और जो ये टेल है ब्लैक कलर का पोर्शन, जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन है ये होती है लिपिड की, ये लिपिड की बनी होती है। और येलो कलर का जो पोर्शन है ये फॉस्फेट का होता है। तो जो ये होता है ये इजीली क्या करता है, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स जो कि ऑयल में डिसॉल्व हो सकते हैं, जो कि फैट में डिसॉल्व हो सकते हैं, जो प्यार करते हैं, जो लव करते हैं ऑयल और फैट से, सिर्फ उसको ही तो अंदर ले सकता है, उसके साथ तो ही कंफर्टेबल है ये। अब जैसे कोई आया उसके साथ वो कंफर्टेबल है, बट कुछ हाइड्रोफिलिक जो होते हैं नेचर के जो मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ से नहीं जाते हैं, वो यहाँ से जाते हैं। वो इंटीग्रल, ये जो चैनल्स हैं, चैनल प्रोटीन्स, इसके बीच में से निकलते हैं और सेल के अंदर जाते हैं। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है आपने पिछली वीडियो में हमने पूरी तरह से अच्छा करके कवर अप कर लिया था। तो आई होप आपको पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, आपको समझ आ गया होगा क्या होगा, क्या रहा है इसके अंदर पूरा। अब हम आगे का इसके स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा है, जो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा है ये दो तरह से हो रहा है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हम एक और वर्ड जोड़ सकते हैं एंडोसाइटोसिस, वो हम आगे देख लेंगे क्या होता है। इसके अंदर मेंशन नहीं करा गया है, बट हमने इसके अंदर पीपीटी के अंदर इंक्लूड करा है उसको, और ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक नहीं है वो वाला। मेन है, इंपॉर्टेंट है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो टॉपिक है ये आपके थर्ड सेमिस्टर, फिफ्थ सेमिस्टर ऐसे रिपीट होता रहता है, ये बार बार आएगा आपके पास, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हम कर देते हैं आगे चलकर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये भी फर्दर डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के अंदर। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिल्ट्रेशन। वो अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ने बैठेंगे अभी, तब हम वो सब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सो अभी के लिए इतना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमको एक चीज जाननी होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है। एक चीज हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी थी, और हमने 12th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, 10th में भी बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, उसके बाद हमारे जो ये दोनों टॉपिक हैं बहुत ईजी हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जैसे कोई भी सब्सटेंस, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जीना है, सीढ़ियां हैं, जीना है, ऊपर बहुत सारी हमने बॉल्स रख दी, बहुत सारी बॉल्स, मतलब बॉल्स रख दी, और नीचे कुछ भी नहीं है, कम एक दो बॉल डाल दी, तो हल्का सा हम उस पर पुश करेंगे तो बॉल्स अपने आप नीचे टिप्पा खाते हुए आ जाएंगी, वो आ जाएंगी नहीं, बिकॉज ऊपर हायर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा बॉल्स हैं, नीचे दो तीन बॉल रखी हैं, तो यहाँ पर नीचे जो है वो लोअर कंसंट्रेशन है, तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएंगी। तो वही होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कौन सी चीज़। जैसे हम अगर ड्रग की बात करें तो हमारे पास दो टैबलेट हैं पैरासीटामोल की, हमने उसको डिजोल्व कर लिया वाटर के अंदर, और एक तरफ हमने ले ली एक पैरासीटामोल,
उसको हमने डिसॉल्व कर लिया दूसरे गिलास के अंदर। तो बताइए किस में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स दो जो हमने पैरासीटामोल डाली हैं एक गिलास के अंदर उसमें ज़्यादा होगा, एक वाले में कम होगा। तो जहाँ ज़्यादा ड्रग की या फिर ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादा अमाउंट होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है नापना, देखना। तो किस तरह से हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास ड्रग है या फिर जो भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा। मतलब जहां ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कोई सब्सटेंस वो मूव करेगा कम अमाउंट वाली साइड में। ठीक, बात आपको समझ आ रही है? आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। तो ज्यादा से कम की तरफ करता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो कंसंट्रेशन है उसके एक्रॉस जाना, हायर से लोअर की तरफ जाना। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? तो उसको बोल देते हैं क्या? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन का हमने रिवीजन कर लिया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है। हमारा अब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इन दोनों की बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के या कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उसको बोल देते हैं हम क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट याद रखने वाली बात है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब? हायर कंसंट्रेशन से लोअर, अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको हम, हायर से लोअर, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, याद रहेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसका उल्टा। क्या? इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो मूव करता है, वो मूव करता है कहां पर? लोअर से हायर की तरफ। कब करेगा? जब उसको एनर्जी मिलेगी। अभी के लिए इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसकी वो हमने डेफिनेशन देख ली है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर होता क्या है, डिटेल में देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करी? इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? कोई भी सब्सटेंस मूव करता है। जैसे जैसे ये हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, और यहां पर ले लिया हमने बीच में एक दीवार, और यहां पर ले लिए हमने बहुत सारे क्या? अपने सब्सटेंसेस, और यहां पे कम ले लिए सब्सटेंसेस, 4-5। तो जाहिर सी बात है, बताइए कहां पर मूव करेगा? बताइए, जल्दी बताइए, यहां पर मूव करेगा नहीं करेगा? करेगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इसी को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। ऊपर से अगर ऊपर छोड़ दोगे जीने के ऊपर कोई बॉल हल्के से, तो वो टिप्पा खाते हुए और अपने आप ही ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो वही चीज होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट, सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर ली है, आप समझ गए होंगे। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी तो ये होता है। हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जब बात करी तो इसी की बात तो ही की थी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना, तो उसे ही बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ नहीं हुआ? कौन? पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गई होगी बात। तो ये सब हमने देख लिया कि इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दैट ऑन द अदर साइड। बात हो गई। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है या फिर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। ठीक, आई होप आपको ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का समझ आया होगा। होता क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जल्दी से बताइए, आ गया समझ? आ गया? ठीक। अच्छा, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमने बात की थी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन,
एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम ये डिफ्यूजन क्या चीज़ है, ये डिफ्यूजन क्या चीज़ है, ये ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, दोनों की बात कर लेते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट जानते हैं, सब लोग जानते होंगे सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट होता है कोई भी, जैसे हमने पानी लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने क्या डाला, चीनी डाल दी। चीनी कम अमाउंट में डाली है, कम अमाउंट में, सॉलिड है चीनी, कम अमाउंट में डाली है। चीनी को बोलेंगे सॉल्यूट, पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। लिक्विड चीज को सॉल्वेंट बोलो और जो कम अमाउंट में ली जा रही है उसको सॉल्यूट बोल दो। ठीक है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से, हायर सॉल्यूट से, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में जब जाती है कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं क्या हो रहा है कि यहां पर हम ले लेते हैं एक 1 मिनट। हाँ, एक काम करते हैं, यहां पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए आप समझ में आएगा, यहां पर जो है, यहां पर है ज्यादा, यहां पर है ज्यादा सॉल्यूट। ये हम कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल बना लेते हैं, चीनी के समझ लीजिए आप, कोई भी पार्टिकल्स हैं यहां पर ज्यादा हैं, ठीक, और यहां पर है कम सॉल्यूट। तो यहां पर ज्यादा सॉल्यूट है, यहां पर कम सॉल्यूट है, तो जो मूवमेंट होगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, यहां पर आप ये समझ लीजिए यहां पर सॉल्वेंट बहुत है, पानी बहुत है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, पानी होने दो, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर कम पानी है, कम पानी है, कम सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है ना, इस वाले पोर्शन में सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहां से सॉल्यूट कहां जाएगा, मूवमेंट होके यहां जाएगा। भले ही यहां पर पानी ज्यादा हो, बट सॉल्यूट का जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। बात समझ आ गई होगी, डिफ्यूजन समझ में आ गया। क्या होता है डिफ्यूजन? फिर से हायर सॉल्यूट लेवल से लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तक जाने को बोलते हैं डिफ्यूजन। सॉल्यूट नहीं भूलना है, सॉल्यूट की ही बात चल रही है। अगला आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर। सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट की बात चल रही है, सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लेवल टू लो कंसंट्रेशन लेवल। क्या होता है यहां पर समझिए, ये है हमारा एक, यहां पर हो गया सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक, यहां पर हो गया सॉल्वेंट कम, ये पानी है, ये कम है यहां पर, ठीक, यहां पर बट सॉल्यूट है ज्यादा, यहां पर कम है सॉल्यूट, और यहां पर है सॉल्यूट बहुत ज्यादा। तो बताइए क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि यहां पर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, यहां पर सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। कहने को दूसरे वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, चीनी का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहां पर, बट यहां पर चीनी का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। सॉल्वेंट तो यहां पर ज्यादा है ना, पानी तो यहां पर ज्यादा है ना, तो पानी यहां से यहां पर ट्रेवल करेगा, तो ये क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो आई होप समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। पूछ लेते हैं 2-2 नंबर में। समझ आ गया डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन आपको और ज्यादा प्रॉपर तरीके से बताया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसेंट्रेशन। समझ आ गई बात, जो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया। क्या हो रहा है इसके अंदर देख लीजिए, ये एक एक्सपेरिमेंट बना के दिखाया है इन्होंने, ड्रॉप्स डाले यहाँ पर, ये है हमारा सॉल्वेंट, यहाँ पर है सॉल्यूट, सॉल्यूट इसके अंदर गया, क्या होगा, क्या होगा, ये किसमें हल्के हल्के इसमें घुलना स्टार्ट हुआ, घुलना स्टार्ट हुआ, घुलना स्टार्ट हुआ। तो जो हायर कंसेंट्रेशन लेवल जो है सॉल्यूट का, वहां से वो मूव कर रहा है लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन कहाँ है, हायर कंसेंट्रेशन कहाँ है, हायर कंसेंट्रेशन यहाँ है। ये रेड कलर जो है ये सॉल्यूट है नहीं है, ये वाटर क्या है, ये सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और ये रेड कलर क्या है, इसके अंदर जो मिलाया है, कम अमाउंट वाली चीज को सॉल्यूट बोलते हैं, ज्यादा अमाउंट वाली चीज को सॉल्वेंट बोलते हैं। यहां पर जो रेड कलर का ये जो भी चीज मिलाई गई है इसके अंदर,
तो ये सॉल्यूट हो गया और ज़्यादा अमाउंट की चीज़ सॉल्वेंट हो गई। अब ये सॉल्यूट हल्के हल्के करके देखो मिक्स होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पूरी तरह से मिक्स हुआ, मतलब जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन लेवल, ये जो है ये हायर कंसंट्रेशन लेवल है, हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल में मिल रहा है, मतलब वाटर में मिल रहा है। हायर कंसंट्रेशन यहाँ है। अब आप खुद बताइए, जो शुगर होता है, शुगर का ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है या फिर उसका होता है वाटर का? जाहिर सी बात है शुगर का, तो शुगर से वाटर की तरफ मूव होता है। तो ऐसे ही यहां पर हमने एग्जांपल लेके समझ लिया है। ये जो डिफ्यूजन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन दो तरह का होता है। तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने दो भाग में डिवाइड करा है। किस किस में करा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने पैसिव डिफ्यूजन में करा है और दूसरे को करा है हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट, पहला है सिंपल, दूसरा है फैसिलिटेटेड। तो पहले हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बिना किसी एनर्जी यूज करे। 6 बार कम से कम ये वाली मैं डेफिनेशन बोल चुका हूं कि बिना किसी एनर्जी को यूज करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन होता है ना, होता है वो, तो वो सिंपल डिफ्यूजन है। उसको पैसिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं, उसको पैसिव डिफ्यूजन भी बोल देते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो पार्ट, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन बात एक ही है, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन भी बोल देते हैं उसको। तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता क्या है इसके अंदर। आप ऐसा समझिए कि वन मिनट, हम अपने सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं। सब बात तो यहाँ पर कर रहे हैं ना, हम सारी बात यहाँ चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है। तो हम ये समझ लेते हैं कि जो बाहर होगा, अब आप खुद बताइए, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा या सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा किसी भी चीज़ का? ऑक्सीजन का मान लीजिए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा? सेल के अंदर, सेल के बाहर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, सेल के बाहर ऑक्सीजन भरा हुई है। हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनहेलिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की, वो सब हमारे ब्लड में आ रही है और ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन भरी हुई है और सेल्स में वो ऑक्सीजन थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि वो यूज़ हो गई। वो यूज़ हो गई किसमें? रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पर कम है अंदर, अंदर वाले इन्वायरमेंट जो अंदर होता है उसको बोल देते हैं हम इंटरनल इन्वायरमेंट या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो अंदर फ्लूइड भरा होता है वो इंटरसेलुलर हो गया और बाहर जो होता है इन्वायरमेंट वो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट अंदर, सेल के अंदर की बात है, ये अंदर है सेल का। आप समझ लीजिए ये एक सेल है, बस अब समझ आएगा। ये हमारी सेल है, ये पूरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन को हमने देख लिया है जूम करके। और ये अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट बोल दिया हमने, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको क्या बोल दिया हमने? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अच्छा अब क्या होगा, अब आप बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि बाहर हमारे आ गए बहुत सारे क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा है बाहर से, यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन है। हमारे जो सेल है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी ज़रूरत पड़ रही है हमारे सेल को, तो वो जो होता है वो किस काम आता है? वो होता है लिपिड सॉल्यूबल। वो लिपिड में क्या हो जाता है? घुल जाता है आसानी से। जो ऑक्सीजन होती है वो लिपिड में क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो आपको पता ही है जो फॉस्फोलिपिड है वो किस चीज़ की है, किस किस चीज़ के काम आती है? वो लिपिड सॉल्यूबल है नहीं है। फॉस्फोलिपिड क्या है? लिपिड सॉल्यूबल। वो आराम से फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? हो जाता है। तो यहाँ से जो निकलेंगे ऑक्सीजन वो अंदर पास कर जाएगी, इजीली जाएगी अंदर, इजीली चली जाएगी अंदर, ठीक। अब बाहर क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? हायर कंसंट्रेशन है, नहीं है बाहर? भाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है? बाहर ज़्यादा है।
बाहर ज़्यादा है ना, और अंदर क्या है, अंदर कम है उसका कंसंट्रेशन, तभी तो हमारे सेल को चाहिए ऑक्सीजन। भाई कम कंसंट्रेशन है, कम है इसके अंदर जो क्वांटिटी, तभी हमारे जो सेल है उसको चाहिए कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिल जाए। बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो बाहर से वो अंदर मूव करेगा पैसिव डिफ्यूजन के तहत, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, बाहर से अंदर के लिए पहुंचेगा। इतनी बात आपको आ गई समझ? आई होप इतनी आई होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो कि पानी में घुल सकती हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं, पानी में घुल सकती हैं। अब यहाँ तो अड़चन बनेगी, ये तो लाइपोफिलिक नेचर की, ये फॉस्फोलिपिड लाइपोफिलिक नेचर की होती है, वो इजीली नहीं भेजेगी अंदर। तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ चैनल प्रोटीन्स बने हुए हैं, वो जो होगा वो इसके बीच में से जाएगा। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो इनके बीच में से जाता है, जो चैनल प्रोटीन्स वगैरह हैं उसके बीच में से निकल जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोर या फिर फिल्ट्रेशन, पोर फिल्ट्रेशन। ठीक, इसका एक एग्जांपल डिफ्यूजन वगैरह, वही हायर कंसंट्रेशन लोअर। तो ये प्रोटीन चैनल के जरिए चला जाता है अंदर। ठीक है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा है, जो फ्लूइड हमारे ब्लड वगैरह जिसे बोल रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, और जो अंदर है वो साइटोप्लाज्म भरा है, वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। आई होप आपको इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो लाइपोफिलिक नेचर की चीज़ें होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो हायर कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पर है, बाहर सेल के हायर कंसंट्रेशन से इंटरनल सेल में चला जाएगा, इनसाइड चला जाएगा, तो ये तो इजीली चला जाएगा, ये लाइपोफिलिक नेचर का है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइपोफिलिक नेचर की नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें क्या, कुछ ड्रग मान लो जो कि पानी में घुल सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, वो लाइपोफिलिक नहीं है, वो इससे दूर भागेंगे, जाहिर सी बात है। और हमारे सेल को ड्रग पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी हमारे सेल को ड्रग पहुंचाना है हमें, तो कैसे पहुंचेगा, वो प्रोटीन चैनल के अंदर से पहुंचेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। ये सब जो है, जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये सब लाइपोफिलिक हो गया। यहाँ पर मतलब फॉस्फोलिपिड लाइपोफिलिक होती है, और जो हाइड्रोफिलिक होती है वो यहाँ से नहीं जा सकता ड्रग वगैरह। ड्रग कहाँ से जाएगा, चैनल ऑफ प्रोटीन से निकल जाएगा अंदर। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, मुझे पता है। और अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक में है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को 1.5x पर देख सकते हैं, जो कि आपको समझ में भी आएगी, ऐसी बात नहीं, समझ में पूरी आएगी, और उसके साथ साथ जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूँ। शायद ही आपको फार्मेसी में किसी ने इतने एक्सप्लेनेशन से समझाया होगा। तो अब हमने टारगेट एक अचीव करना है, हमने एक टारगेट बनाया है। फार्मेसी इंसाइट से आप जुड़ चुके हैं तो हमने एक टारगेट अपना एक बना रखा है कि हमें जो HAP है उसमें 80 मार्क्स में से, अगर 80 का होता है तो 80 मार्क्स में से, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल मिलाकर 100 हो जाता है, वो 70 मार्क्स का होता है ज़्यादातर। हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, ज़्यादातर में 70 होता है। तो 70 में से हमें पूरे पूरे 65 प्लस मार्क्स लेकर आना है, हर हाल में 65 प्लस। अब वो कैसे लेकर आएंगे, तो ये हमारा एक तरह से कैंपेन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को फॉलो करते हुए चलिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, आपको नोट्स बनाने को मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, हम वादा करते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे हमारे साथ, और हम तो रेगुलर वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आपके 65 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपके 101%, आपके 70 आउट ऑफ 65 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, हमारे कैंपेन के साथ जुड़े रहिए, ये हमारा एक कैंपेन है, आप एक तरह से कैंपेन समझिए। अगला टॉपिक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हम अपनी पीपीटी को आगे बढ़ा लेते हैं। अगला टॉपिक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो चलेगा भाई साहब, इसलिए चलेगा क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, उसी का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा। तो अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, बट एक इसके अंदर क्या होता है, कैरियर बॉडी आ जाती है, इसमें एक कैरियर बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। कैरियर प्रोटीन जिसे बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन बाइंड टू द मॉलिक्यूल दैट दे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आई होप समझ आया क्या हो रहा है।
इसके अंदर ये हो रहा है कि कोई भी ऐसा समझ लीजिए, कोई भी ड्रग पार्टिकल है वो हमारे सेल के अंदर मूव नहीं कर पा रहा है, कुछ वजह से कोई भी उसमें दिक्कत हो रही है। सही है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, तो उसके अंदर मूव नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मल ये करेगा। तो आपने सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम पढ़ा, उसके अंदर आपने ये देखा होगा, एक होता है चैनल प्रोटीन जो कि इस तरह का होता है लंबे में, जो कि हमने पीछे ही अभी डिस्कस किया है। एक होता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, आप ऐसा समझिए, ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ये हमारा सेल के अंदर का है इंटरनल ऑर्गन कह रहा हूँ, इंटरनल इन्वायरमेंट, और ये है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पर बहुत सारे ड्रग का कंसंट्रेशन इकट्ठा हो गया, कोई भी सब्सटेंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो गया, जो कि किसी वजह से यहाँ से पास नहीं हो सकता, नॉर्मली पास नहीं हो सकता हमारे सेल के अंदर, किसी भी वजह से नॉर्मली पास नहीं होता हमारे सेल के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये बाहर है हाइयर कंसंट्रेशन और अंदर है, जैसे ही कोई ड्रग मान लीजिए आप, ये कोई भी XYZ ड्रग मान लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इकट्ठा है इसका, और ये अंदर नहीं जा पा रहा है सेल के, तो ये चैनल प्रोटीन से जा सकता है, आप ये समझ सकते हैं, चैनल प्रोटीन से जा सकता है, या फिर ये कैरियर प्रोटीन से भी जा सकता है। कैरियर प्रोटीन का क्या करेगा, वो इसके अंदर अपने आप इस ड्रग को बाइंड करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, थोड़ी देर बाद इसको इस तरह से करेगा कि ये जो होगा ऐसे इधर छोड़ देगा, ये आ गया सेल के अंदर। ये पहले ड्रग को क्या करेगा, बाइंड करेगा, अपने अच्छे से बाइंड कर लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, इसको घूम के ये थोड़ा सा मूव करेगा, उसके बाद इसको ये क्या कर देगा, अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। यही होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई होप आपको समझ आया होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। चलता ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, बट क्या होता है, हायर से लोअर चलते चलते ही ये एक कैरियर प्रोटीन या फिर कैरियर एक बॉडी को यूज कर लेता है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये क्या होता है, ये सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट बोला जाता है इसे, SLC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, SLC जो होती है वही ये काम करती है। SLC क्या होता है, ये SLC जो होती हैं यही काम करती हैं इसका, ये पहुंचाती हैं बाहर से अंदर के लिए किसी भी एक सब्सटेंस को। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अलग अलग प्रोटीन्स को भी बोल सकते हैं SLC की फुल फॉर्म क्या होती है, फिर से बोलता हूँ, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट। जो सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ये काम करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल इसका है बेटा ग्लूकोज क्या करता है, जैसे ग्लूकोज बाहर आ गया, अब वो इजीली अंदर नहीं जा सकता, तो उसको अंदर कौन लेके जाता है, उसको RBCs अंदर लेके जाती हैं। RBCs क्या करती हैं, उसको बाइंड कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं अपने अंदर, उसको बहुत बढ़िया करके बाइंड कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं और सेल के अंदर जाती हैं और छोड़ देती हैं। तो ये काम है RBCs का। एक इसका एग्जाम्पल हो गया विटामिन B1 और B2, ये भी इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आपको आई होप इतना समझ आ तो रहा होगा। तो आप एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो वीडियो को देखकर, और मैं बोल रहा हूँ तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस, हायर टू लोअर, समझते रहना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडी। सही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पुअरली डिफ्यूजिबल होते हैं, वो डिफ्यूजन नहीं कर पाती, ये उनके लिए है। ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स हो गए, वाइटामिन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हो गए, वो इजीली डिफ्यूजन नहीं कर पाते हैं। वो मतलब नॉर्मल डिफ्यूजन जो होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना है, वो नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से डिफ्यूजन करते हैं, वो किसी कैरियर के साथ बाइंड हो जाते हैं और वो कैरियर उनको सेल के अंदर ले जाता है और वहां जाके छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है। ऑस्मोसिस की हमने बात कर ली है, ऑस्मोसिस की बेटा बात कर ली है हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आयन चैनल, वही जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। आयन चैनल क्या होते हैं, ये होते हैं ना आयन चैनल, इन्हें प्रोटीन चैनल्स भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, समझते जाइए। देखिए ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर। ये हो गया कोई भी ड्रग, मान लो ये ड्रग का कोई भी आके इकट्ठा हो गया, ड्रग आके इकट्ठा हो गया, क्या करेगा यहाँ पर ये करेगा कि ये जितने भी चीज़ें होंगी या तो यहाँ से सीधे सीधे अंदर चली जाएंगी भाई, अंदर चली जाएंगी डायरेक्टली अंदर, अगर ये हाइड्रोफिलिक होंगी। क्योंकि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये चीज़ ये सब क्या है, ये लाइपोफिलिक को ही अंदर लेती हैं, हाइड्रोफिलिक को नहीं लेती हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा वो इजीली अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि कोई चीज़ डिफ्यूज़ नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर और प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं और अंदर छोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी एक तरह से कैरियर का काम करेगा। ठीक। हाँ, जो मैं आपको कैरियर प्रोटीन की बात बता रहा था, उसका ये डायग्राम आपको सामने देख रखा है, आप देख सकते हैं इसको। एक बार मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी हमारा सब्सटेंस आया, वो भाई डिफ्यूजन करके नहीं जा सकता, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो डिफ्यूजन नहीं कर सकता, वो अनडिफ्यूजेबल है, वो नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो कैरियर प्रोटीन जो कि ये है, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन, वो कैरियर प्रोटीन में आके बाइंड हो जाएगा, वो कैरियर प्रोटीन में आएगा और अंदर फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा। जब ये कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा तो ये इनसाइड द सेल है, ये आउटसाइड द सेल है, और ये इजीली अपने सेल के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इधर भी ऐसे ही चल रहा है, फिर उसके बाद में दूसरे को लेगा, फिर दूसरे को छोड़ेगा, इस तरह से ये करता चला जाएगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो मैंने लिख भी दिया है, कैरियर्स प्रोटीन बाइंड टू अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू फैसिलिटेट इट्स पैसेज। कैरियर प्रोटीन जो होता है वो एक स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता है जो कि डिफ्यूजन में पार्ट नहीं ले सकता, उसको पकड़ के और फैसिलिटेट कर देता है अपने पैसेज के जरिए, भेज देता है अपने पैसेज के जरिए किसी भी सेल के अंदर। तो समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अपना अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, वीडियो लेंथी होती जा रही है। ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये सब आपको बता दिया है, इसीलिए अभी एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑल सॉल्यूट को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सॉल्यूट की बात तो ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि सेल के अंदर चलता है। बट इसके अंदर क्या होता है, ये उल्टा चलता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। मतलब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, जैसे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पता ही है हमें, तो लोअर से हायर की तरफ चलता है। बट इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, इसे रिक्वायर्स एनर्जी। एटीपी इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूल। जैसे कोई भी हमारे पास बाइक वगैरह होती है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और वो लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जाता है, और उसको कैरियर प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ आ गया होगा, कैरियर प्रोटीन इसमें भी इन्वॉल्व होता है, कैरियर प्रोटीन इसमें भी इन्वॉल्व होता है और लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। यह भी आपको पता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं, और इसमें एटीपी की पूरी तरह से ज़रूरत पड़ती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एटीपी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, वरना मैं बता देता हूँ, एड्रीनो ट्राईफॉस्फेट इसको बोलते हैं। और एक होता है एडीपी जो कि आगे यूज़ होने वाला है, उसे एड्रीनो डाईफॉस्फेट बोलते हैं। अब मैं शॉर्ट में बोलूँगा तो आप समझ जाना। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या करता है, वो फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। शायद इसके अंदर दे नहीं रखा है इसके बारे में, नहीं इसमें नहीं दे रखा है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें क्या होता है, उसमें जो एनर्जी होती है उसकी डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है। कैसे, उसमें जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कैरियर प्रोटीन्स की, बना के दिखा देते हैं। इस तरह के प्रोटीन्स जो होते हैं, वो तो शायद पीछे भी रह गया, मैं पीछे से ही दिखा देता हूँ, चलिए।
ये रहा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सेम काम कहाँ चल रहा है, हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेम काम चल रहा है, बट उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये जो है ये है लो कंसंट्रेशन, और ये जो है वो है हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन और ये हाई कंसंट्रेशन। तो ये जो होता है ये मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ये आपको पता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक बात बताइए, मैंने जीने का एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, कोई भी चीज़ सीढ़ियों पे से फेंकी जा रही है वो ऑटोमेटिक नीचे आएगी, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाएगी। और अगर हम नीचे से ऊपर के लिए फेंकेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी, हमें एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी कि वो जो बॉल्स वगैरह हैं जो ऊपर से आ रही हैं वो ऊपर चली जाएं, मतलब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चले जाएं, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में पहुंच जाएं। उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जो टैंक होता है हमारे घर में, वो छत पर रखा होता है, छत पर टैंक रखा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब वो पानी जो है वो नीचे आ रहा है हमारे, तो वो तो बिना एनर्जी के आ रहा है, वो तो इजीली आ जाएगा नीचे। बट जब हम उसको भरने के लिए मतलब तैयारी करते हैं टैंक को, तो हमें मोटर का यूज़ करना पड़ता है, हमें एनर्जी देना पड़ती है जिससे वो जो पानी है वो टैंक तक पहुंच जाए इजीली, तो उसका यूज़ करना पड़ता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या होता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो उस पर रहते हैं अभी। उसमें क्या होता है, ये कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये अपने अंदर रखते हैं क्या, कोई भी सब्सटेंस को। उसके बाद में क्या होता है, एटीपी की मदद से, एनर्जी की मदद से, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है सेल के अंदर, उसकी मदद से क्या करते हैं, ये घूम के इसको वापस से छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन है ना बाहर और अंदर हाई कंसंट्रेशन। आप कहोगे कि पहले क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा, पहले एनर्जी की क्यों नहीं जरूरत पड़ रही थी। पहले इसलिए नहीं पड़ रही थी भाई क्योंकि बाहर क्या था, हाई कंसंट्रेशन था, अंदर क्या था, लो, तो अपने आप काम चल रहा था। लेकिन अब बाहर क्या हो गया, लो है और अंदर क्या है, हाई है। जैसे किसी भी चीज़ का अंदर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की कि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन होता है तब ऐसा ही होता है। और इसका एक एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। उसके अंदर क्या होता है कि जो अंदर जा रहा है, जो अंदर जा रहा है प्रोटीन, मतलब जो भी हमारे आयंस अंदर जा रहे हैं सोडियम और पोटेशियम के, तो सोडियम अंदर जाता रहेगा और पोटेशियम बाहर आता रहेगा, इस तरह से चलता है। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चलता रहता है। ठीक है, अगला आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी हमने पढ़ लिया, अब आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसमें ये होता है कि ये जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे वर्क करने वाली चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे कैसे वर्क करता है इसको हम देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे कैसे वर्क करता है, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो तरह से होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है, उसको को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का सेम डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर हमारी है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हमारी है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हमारा है कोई चैनल्स या फिर हमारा कैरियर। तो यहाँ पर क्या होता है, चैनल मान लीजिए, चैनल है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में सोडियम आयन मान लीजिए यहाँ पर, और इधर मान लीजिए आप क्या, ग्लूकोज। सेम डायरेक्शन में जा रहा है भाई साहब, बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। लो टू हाई जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब जब लो टू हाई जा रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली किया जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन साथ में मिल के। ठीक है, ठीक। एंटीपोर्ट क्या होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे सोडियम अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर जा रहा है, उसको एंटीपोर्ट बोलते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट भी जिसे बोलते हैं। ठीक है,
काउंटर ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सोडियम अंदर जा रहा है, ग्लूकोज अंदर जा रहा है, तो ये आपस में एनर्जी खुद ही जनरेट कर लेते हैं, इसलिए इसमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जो हमने पहले पढ़ा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन अब जब दे रखा है सिलेबस में तो एक बार देख लेते हैं इसको। इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस ये होता है, एक हमने इसका डायग्राम इसके साथ ज्वाइन कर दिया है, जैसे ये है भाई हमारा कोई सेल, ये है हमारा कोई सेल। तो सेल क्या करता है, कोई भी जैसे ये समझ लीजिए बैक्टीरिया सेल है, ये हमारे सेल के अंदर एंट्री कैसे करेगा? ये एंट्री ऐसे कर लेता है हमारे सेल के अंदर, ये आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आके बैठा रहेगा कुछ टाइम तक साइटोप्लाज्म के पास, मतलब सेल मेम्ब्रेन के पास। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसे थोड़ी सी जगह देगी, ये और अंदर आएगा। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसे और ज़्यादा जगह दे देगी, तो ये और अंदर आएगा, और ज़्यादा जगह दे देगी, और अंदर आएगा। फिर हल्के लेकर के क्या आ जाएगा, ये अंदर आके बैठ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब ये अपना असर दिखाएगा। या फिर हम ड्रग का केस लेते हैं, हम बैक्टीरिया सेल है यहाँ से हटा दीजिए, क्या फ़ायदा, आप बीमारी सोचेंगे। तो यहाँ पर ड्रग है, पहले ड्रग इधर आया, फिर इधर आया, फिर आया, कुछ एंडोसाइटोसिस से जाती हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आया, अंदर आ गया, अब ये अपना पूरा असर दिखाएगा। अपना पूरा असर दिखाने के बाद क्या करेगा, ये बाहर ऐसी इसी बिल्कुल सेम पोजीशन में बाहर भी निकलेगा। पहले ये अंदर आया है, अब ये बाहर जाएगा, ऐसे जाएगा, पास में पहुँचेगा, फिर और पास में पहुँचेगा, फिर और पास में, और ये बिल्कुल निकल जाएगा बाहर। तो ये होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इनगल्फमेंट। इनगल्फमेंट प्रोसेस होता है, मतलब इनगल्फ मतलब निगल लेना। वो खा रहा है, सेल जो है वो खा रहा है हल्के हल्के करके किसी भी एक सॉलिड सब्सटेंस को, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक, सॉलिड सब्सटेंस को अगर खा रहा है तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। अगर लिक्विड सब्सटेंस को खा रहा है, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, जैसे लिक्विड सब्सटेंस को खा रहा है, इनगल्फमेंट कर रहा है उसका, तो उसे बोल देंगे हम पिनोसाइटोसिस। तो आपको समझ आया होगा फैगोसाइटोसिस क्या होता है और पिनोसाइटोसिस क्या होता है। पिनोसाइटोसिस होता है सेल ड्रिंकिंग, फ्लूइड, जैसे कोई यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, ये कोई सॉल्यूट या ये कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड आया और अंदर आया, अंदर आधा चला गया, इधर आ गया, फिर वापस से निकाल दिया जब यूज़ हो गया इसका। तो इस वाले चीज़ को क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सॉलिड है। तो मेनली क्या हम बोल सकते हैं, इसे डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं हम एंडोसाइटोसिस को। इट इज़ अ इनगल्फमेंट, 1 मिनट, हाँ समझिए, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और बल्क ट्रांसपोर्ट में आता है एक्सोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल। ठीक, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जब गए तो एंडोसाइटोसिस, और जब उसने काम कर लिया पूरा, अब सेल वापस से बाहर निकालेगा उस चीज को, जब बाहर वापस से बाहर गए तो बोल दिया एक्सोसाइटोसिस, मतलब बाहर चला गया। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अकर्स व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप फूड पार्टिकल एंड लिक्विड। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के अंदर आती है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसको मत देखिए। फैगोसाइटोसिस क्या है, द सेल टेक्स इन पर्टिकुलर मैटर। पिनोसाइटोसिस क्या है, द सेल टेक्स ओनली फ्लूइड। अगर कोई मैटर, कोई सॉलिड मैटर को अगर सेल अपने अंदर ले रहा है, इनगल्फमेंट कर रहा है, इनगल्फमेंट प्रोसेस बोलते हैं इसे। इनगल्फमेंट प्रोसेस होता है अगर सेल कोई भी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर ले रहा है तो वो फैगोसाइटोसिस हो गया। अगर कोई फ्लूइड वगैरह लिक्विड पार्टिकल है उसको अंदर ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस हो गया। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस ये होता है रिसेप्टर मीडिएटेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आर टेकन इन आफ्टर दे बाइंड टू अ रिसेप्टर। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद कोई भी एक स्पेसिफिक, कोई भी स्पेशल तरह का मॉलिक्यूल जो होता है रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अंदर आता है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आगे आप जाएंगे तब आप समझेंगे रिसेप्टर क्या होते हैं। जिस पर ड्रग बाइंड करता है उसे रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं उस वो बाइंड करेंगे किसी भी अच्छे से मॉलिक्यूल को, उसके बाद जो उसे चाहिए है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रिसेप्टर बाइंड करेंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे सेल के अंदर ले आएंगे। तो ये होता है हमारा एंडोसाइटोसिस। तो बल्क ट्रांसपोर्ट का ये एक पार्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है हम लोगों की, क्योंकि हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वीडियो को थोड़ा
1.5 या फिर 1.25 करके एक्स पर देख सकते हैं। और अगर आपको वो समझ में आ रही है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है आपको। मैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपको समझा रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा कैंपेन चल रहा है। हमने फिर से बात करी 70 आउट ऑफ 65 प्लस मार्क्स लाने का, तो वो हमें पूरा अचीव करना है। और इस कैंपेन के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, ADP की फुल फॉर्म क्या होती है वो मुझे बता के जाइए। थैंक यू।